तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस का केस कर रखा है, तो उसमें जब आपकी जो है गवाही होगी, तब सामने वाला वकील यानी जो आपकी पत्नी का वकील है आपसे कुछ सवाल पूछेगा। उन सवालों का आपको कैसे जवाब देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हर व्यक्ति कोर्ट में जाता है और पत्नी का वकील जब उनसे सवाल पूछता है, तो कई बार जो है हस्बैंड का वकील सारी चीज़ें उनको समझा देते हैं कि आपको इस तरह से बयान देने हैं, इस तरह से चीज़ें करनी है। तो वो वहाँ उस वक़्त तो कह देते हैं कि जी हाँ, वकील साहब हमें सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो पूरी चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। और कई बार वकील साहब के सामने भी कई लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि जब वो सवाल घुमा-घुमा के पूछेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या पूछा और आपने क्या जवाब उनको दिया। क्या आपने कोई ऐसा तो जवाब नहीं दे दिया जो आपके अगेंस्ट में हो और आपकी पत्नी के फ़ेवर में हो। तो आपको क्या करना है कि जो सामने वाले वकील साहब आपसे कोई सवाल पूछते हैं, तो आपको उसको धैर्य से सुनना है। अगर वो सवाल आपके समझ में नहीं आया, तो आप वकील साहब से दोबारा पूछ सकते हैं कि सर आप अपना सवाल ज़रा रिपीट करें। तो वकील साहब आपको सवाल 1 बार नहीं 2 बार पूछ लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जल्दीबाज़ी में जवाब नहीं देना है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है फैमिली कोर्ट या फिर अदर जो प्रोसीडिंग चलती है, उसमें ये भी देखने में आता है कि वकील साहब जो है उकसाने की कोशिश करते हैं हस्बैंड को। क्योंकि जब वो उकसाया हुआ रहेगा या गुस्से में रहेगा, जब उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहेगा, तो वो कुछ न कुछ गलत ही बोलेगा, अपने अगेंस्ट बात करेगा। तो इसलिए आपको जब कोर्ट में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए या एक ही सवाल को बार-बार में पूछा जाए, क्योंकि पूछ सकते हैं वकील साहब, जब उनको कोई चीज़ लेनी है आपसे, उनको अपने फ़ेवर की बात निकालनी है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रास्ते से भटकाया जाए, आपको इस मुद्दे से हटा के जो मेन बात है आपके खिलाफ, वो निकाल के कोर्ट के समक्ष रखी जाए। उस इसलिए आपको उस स्थिति में थोड़ा धैर्य रखना है। अगर आप धैर्य से सारे सवालों को सुनकर और बड़े आराम से, बड़े ही सहजता से जवाब देंगे, तो यकीनन आप उस केस में जो है अपने फ़ेवर की बात रख सकते हैं और आपका केस भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जब आपके जो है बयान होंगे कोर्ट में, तो सामने वाले वकील साहब आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी पत्नी घर छोड़ के क्यों गई? तो आपको जो स्थिति है वो बतानी है कि ये मुझसे जो है बेवजह घर छोड़ के गई है। इसके साथ में ना तो कोई मारपीट हुई है, ना कोई क्रूरल्टी हुई है, ना कोई दहेज की माँग की है, ना हमने इसको जानबूझ के घर से धक्का देके बाहर निकाला है। ज़्यादातर लड़कियाँ अपनी प्लीडिंग में, अपने दावे में इसी तरह की बातें लिखती है, क्योंकि जब लास्ट टाइम वो घर छोड़ के आती है आपका, तो उसमें यही लिखा जाता है कि मुझे मार-पीट के घर से बाहर निकाल दिया। जबकि कोई मार-पीट के कोई घर से बाहर नहीं निकालता है, वो आराम से जाती हैं, उनके पीयर से कोई लेने के लिए भी आ जाता है। उसके बाद जो भी अपना जो है गहना है, जो जो सामान वगैरह उसका जो महँगे-महँगे सामान है, वो उठाकर तो अपने घर पे लेके चली जाती है और बाद में ये आरोप लगाती है कि मुझे मार-पीट करके घर से बाहर निकाला और मेरा सारा सामान वहीं पड़ा है, सोने-चांदी के आइटम और भी कोई ज्वेलरी वगैरह है, तो वो भी वहीं पड़ी है, जबकि वो अपने साथ में लेकर जाती है। ऐसा ज़्यादातर केसों में दोस्तों हम देखते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि जो है आपकी पत्नी घर छोड़कर क्यों गई? कब गई, क्यों गई? ये सब सवाल पूछे जाएँगे, तो आपको उसके बारे में डिटेल से बता देना है, जो भी सवाल आपको आता है, जो भी सवाल का जवाब आप देना चाहते हैं, ठीक है? अगर आपको उसमें कोई डेट भी याद है, तो आप उसमें तारीख भी बता सकते हैं कि इस तारीख को आपकी पत्नी बेवजह घर छोड़ के चली गई है। उसके बाद में जो है दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके बीच में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? तो अगर झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था, वो बातें आपको बतानी है। आपको ये कहना है कि हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी तरह का कोई ऐसी कोई गरमा-गर्मी की बात नहीं हुई कि मेरी पत्नी घर छोड़ के चली जाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे तंग और परेशान करने के लिए मेरा घर छोड़ के गई है। मैं तो आज भी उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। तो आपको ये बात हमेशा कहनी है कि मैं उसको साथ रखने के लिए तैयार हूँ। और आपका नेक्स्ट सवाल ये आएगा कि क्या आपने सेक्शन 9 फाइल कर रखा है? तो अगर आपने फाइल कर रखा है तो आप हाँ करें, नहीं तो ना करें। और और आपसे नेक्स्ट सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आपके बीच में जो काउंसलिंग हुई या नहीं हुई? तो दोस्तों अगर काउंसलिंग हुई है तो आपको हाँ बननी है, आपके बीच में काउंसलिंग। नेक्स्ट सवाल ये हुआ कि असफल क्यों हो गई आपकी काउंसलिंग? तो आपको ये कहना है कि असफल इसलिए हुई काउंसलिंग क्योंकि मैं इनको रखने के लिए तैयार हूँ और ये जो है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ झगड़ा करना चाहती थी। ये मुझे बार-बार में जो है गंदे-गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे गालियाँ दे रही है और मेरे परिवार वालों के साथ में बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं करना चाहती है। इसलिए मैं तो इसको रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेडिसिन में इन्होंने जो है पूरा मेडिसिन फ़ेल कर दिया है और ये वहाँ पे इन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं आपके साथ में रहना ही नहीं चाहती हूँ। ठीक है? तो ये मेंटेनेंस का केस है दोस्तों, तो सीधी-सी बात है आपकी इनकम से संबंधित आपको सवाल पूछे जाएँगे, तो उसका आपको बिल्कुल सही तरीके से इस तरह से जवाब देना है। पूछा जाएगा कि आप काम क्या करते हैं? तो आप जो भी काम करते हैं बिल्कुल सच बताना है, झूठ नहीं बोलना आपको। आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी जो भी आप कमाते हैं, वो सैलरी के बारे में आपको बताना है।
और क्या आप अपनी वाइफ को मेंटेन करते थे पहले? तो इसमें आपका जवाब यही होना चाहिए कि साहब मेरी जो पत्नी है वो पहले मेरे घर पे रह रही थी, तो मैं ही इसका खर्चा उठाऊँगा, कोई और दूसरा इसका खर्चा नहीं उठाएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि क्या अब आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे रहे हैं कि नहीं? तो जवाब आपका ये होना चाहिए कि जब मेरे पास रह रही थी वो, तब मैं उसका खर्चा उठा रहा था, उसे हर तरह की सुख-सुविधाएँ दे रहा था। लेकिन अब वो जब मेरे साथ नहीं रह रही, तो मैं उसे किस तरह का खर्चा उठाऊँ? उसका खर्चा क्यों उठाऊँ? हाँ, वो मेरे घर पे आके रहे, प्यार-मोहब्बत से रहे, और अगर वो ऐसा करती है तो मैं उसका खर्चा आज भी उठाने के लिए तैयार हूँ। और नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आपके बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं? तो उस सवालों का जवाब आपको देना है। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का खर्चा कौन उठा रहा था? तो ज़ाहिर-सी बात है, जब बच्चे आपके पास रह रहे थे, तो आप ही उनका खर्चा उठा रहे थे। और अब उन बच्चों का खर्चा कौन दे रहा है? तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको यही यही बात कहनी है कि मैं अपने बच्चों और बीवी दोनों का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि मेरी बीवी वापस सारी चीज़ों को ख़त्म करके और बेवजह जो मुझे छोड़कर गई है, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर अगर मेरे साथ में आके रहना चाहे, तो मैं तो आज भी उसको रखने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें दोस्तों आपको एक बात और करनी है कि अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ़ का कहीं और किसी व्यक्ति से रिलेशन है, तो आपको उस बयानों में अपने आप ही ये बात बता देनी है, कोर्ट के सामने ये बात खोल के रख देनी है, पत्नी के उस कैरेक्टर को आपको कोर्ट को बताना है कि जो है मेरी पत्नी एडल्टरी में रह रही थी, उसका इस व्यक्ति से इस तरह का संबंध था। अगर आप इस तरह के इल्ज़ाम अपनी पत्नी के ऊपर लगाते हैं दोस्तों, तो याद रखिए आपको ये चीज़ें साबित भी करनी होगी। आपके पास उसकी जो है व्हाट्सएप चैट या टेक्स्ट मैसेज या कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कोई फ़ोटोज़ या वीडियो इस तरह का होना चाहिए जिससे कि एडल्टरी साबित होती हो। और दोस्तों देखिए, अगर सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) में लिखा हुआ है कि कोई भी पत्नी अगर बिना वजह अपने पति का घर छोड़कर अपने पियर चली जाती है, तो उसको खर्चा वगैरह लेने का कोई भी राइट नहीं है। और दोस्तों देखिए, जो सामने वाला वकील आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, आपसे जिरह करेगा, तो वो सारी चीज़ें अपने फ़ेवर की निकालने की कोशिश करेगा। तो एक चीज़ मैं एडिशनल आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे ही जिरह खत्म होती है, आपके सवाल खत्म हो गए वकील साहब के, आपको सबसे पहली बात तो मैं हम एक बार और बता दूँ कि आपको वकील साहब के ऊपर कभी भी चिल्लाना नहीं है। वो सवाल पूछेंगे, वो थोड़ा गर्म भी हो सकते हैं, वो उनका राइट है, ठीक है? वो एक तरीका है सवाल-जवाब पूछने का, तो उसके ऊपर आपको जाना नहीं है, आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। जितना आप शांत रखोगे अपने दिमाग को, उतनी बेहतर तरीके से आप सवालों के जवाब दे सकते हो। थोड़ा-सा भी आप भटके, तो ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है आगे। तो इसलिए आपको भाषा का भी ध्यान रखना है। लैंग्वेज आपको सभ्य लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। हाँ, आप लाउड बोल सकते हैं थोड़ा-सा, ताकि कोर्ट को अच्छे तरीके से और विद कॉन्फिडेंट आप जो अपनी बात रखें, लेकिन आपको शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना है। जैसा आप अपनी मर्यादा में रहकर काम करते हैं, वकील साहब अपनी मर्यादा में रह के आपसे सवाल पूछेंगे और आपको भी अपनी मर्यादा में रहकर उनके सवालों का जवाब देना है। तो दोस्तों, जब आपसे आपकी जीरा कंप्लीट हो जाती है लगभग, तो आप चला के भी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, मैं अब अपनी तरफ से 2 बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि सामने वाले वकील साहब आपको रोकेंगे, लेकिन वहाँ पे जज साहब बैठे रहेंगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वकील साहब को जो सवाल पूछने थे उन्होंने पूछ लिए। उनको जो बात चाहिए थी वो उनको मिल गई। लेकिन अब अगर कोई ऐसी बात है जो आप कोर्ट से बताना चाहते हैं, कोर्ट से कहना चाहते हैं, कोई ऐसी बात आपके केस से रिलेटेड है या आपकी पत्नी से रिलेटेड कोई ऐसी बात है जो डायरेक्ट आप अपने जज साहब को बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, मैं 2 लाइन अपनी तरफ से लिखवाना चाहता हूँ। क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, वकील साहब ने मुझसे सवाल पूछ लिए, मैंने 3-4 पेज में जवाब दे दिए हैं। लेकिन अब 2 लाइन मेरी भी सुन लें, 2 लाइन मेरी भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो इस तरह की कोई बात अगर आप रखना चाहते हैं, तो डरे नहीं, बिल्कुल बेझिझक। कोर्ट आपकी मदद करने के लिए है, कोर्ट आपको सज़ा देने के बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन आपका पति और पत्नी का रिश्ता जो है चलाना आपको है। ऐसी कोई बात जो आपके फ़ेवर की है, आप रखना चाहते हैं कोर्ट में, तो बेझिझक रखिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किस-किस तरह के सवालों के जवाब आपको देने हैं, किस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। फिर भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोर्ट में इस तरह की जो है एविडेंस देने के लिए जाएँ, तो फ़ाइल को अच्छी तरह से पढ़ें, वकील साहब से कंसल्ट करें कि वो क्या-क्या सवाल जो है सामने वाला वकील पूछ सकता है आपसे और आपको किस तरह से जवाब देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत हिम्मत देता है दोस्तों। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।